बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी, आप जान सकते हैं, उज़ैर जान बलोच के हवाले से, जो कि पहले जब अरेस्ट हुआ तो रेंजर्स की तहवील में था, उसके बाद पुलिस के पास, और अब कल रात को यह खबर आई कि उसे बाकायदा तौर पर फ़ौज की तहवील में दे दिया गया है। ऐसे कौन से हालात बने जिनकी वजह से उसको फ़ौज की तहवील में दिया गया, और एग्जैक्टली उज़ैर जान बलोच के साथ अब किया क्या जाएगा, वो आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। उज़ैर जान बलोच पर इल्ज़ामात क्या हैं? DGISPR की ट्वीट के मुताबिक जासूसी के इल्ज़ामात हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक गैर मुल्क को देने के इल्ज़ामात हैं। इस हवाले से बात होगी। सियासी तौर पर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अब भी कोई ताल्लुक़ है उज़ैर जान बलोच के साथ? क्योंकि एक ज़माने में कहा जाता था कि उज़ैर जान बलोच बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थे सिंध के अंदर, ख़ास तौर पर लियारी गैंग वॉर के हवाले से, और सिंध हुकूमत के कुछ आला ओहदेदारान के साथ उनका डायरेक्ट राब्ता भी था। अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ख़ुद को डिसएसोसिएट कर रही है, करती रही है पिछले कुछ अरसे से उज़ैर जान बलोच से। ये अरेस्ट, ये डेवलपमेंट क्या नहीं है? इसके कोई सियासी असरात मुरतब होंगे पाकिस्तान में या नहीं? इस हवाले से बात करेंगे। आगे चलकर बात ये होगी कि पहले तो माजरत के पिछले 2 दिनों से हम कोशिश कर रहे हैं कि आसिफ जरदारी साहब के उन 2 से 3 दोस्तों जिनको अपेरेंटली उठाया गया है और ये मालूम नहीं कि किसने उठाया है, उनके हवाले से बात करने के हवाले से हम नहीं कर सके। लेकिन आज बात ज़रूर होगी, क्योंकि एक अहम डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ नेशनल असम्बली बल्कि सेनेट से भी वॉकआउट किया, और आज जनाब मुराद अली शाह साहब ने सिंध असम्बली में भी इसके हवाले से खुली बात की, और उन्होंने कहा कि जिन इदारों के पास भी वो लोग हैं जिन्होंने भी उनको उठाया है, तो कानून यही कहता है, आइन ये कहता है कि उनको अदालत के सामने पेश किया जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। लिहाजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सियासी लोग हैं उनसे जो बात कर रहे हैं, उनसे कम से कम ये अख्ज़ किया जा सकता है कि वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। इस हवाले से बात होगी। और आखिर में एक बहुत अहम डेवलपमेंट वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक 10 पॉइंट इलेक्टोरल रिफॉर्म एजेंडा दिया है, जो कि सब कमेटी के अंदर डिस्कस हुआ है। उसमें कितनी जान है, कितना वजन है, आने वाले इलेक्शंस के ऊपर वो किस तरह असरअंदाज होगा, इस पर भी बात होगी। रेड्डी साहब, अच्छा, ऑल पम्प्ड अप शो। पम्प्ड अप क्या शो है? आप तो काट देते हैं जो बातें मैं कहता हूँ। अच्छा, साहब को मैंने कह दिया तो आप अब पम्प्ड अप शो है। अच्छा चले, ठीक है जी। रिपोर्ट देख लें। रेड्डी साहब को मैं मीनवाइल राजी करने की कोशिश करता हूँ। ये रिपोर्ट लियारी गैंग वॉर का मरकजी किरदार समझे जाने वाले उज़ैर बलोच को आज ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत जासूसी के इल्जामात में फौज ने अपनी तहवील में ले लिया है। इस बात का ऐलान DGISPR ने अपनी ट्वीट के जरिए किया। याद रहे कि उज़ैर बलोच कराची ऑपरेशन के आगाज पर बैरून मुल्क फरार हो गया था। बाद इंटरपोल ने उसे दुबई जाते हुए गिरफ्तार कर लिया। ताहम ये वाज़े नहीं हो सका कि उज़ैर बलोच को पाकिस्तान कब और किस तरह लाया गया। अलबत्ता जनवरी 2016 में कराची के मुज़ाफ़ात से उज़ैर बलोच हैट में से खरगोश की तरह बरामद हुए और उनकी गिरफ्तारी की कुछ दिलचस्प तस्वीर मीडिया की जीनत भी बनी। दूसरी जानिब उज़ैर बलोच केस की तहकीकात के दरमियान ये इंकशाफ भी हुआ कि मुल्ज़िम उज़ैर बलोच फौजी तनसीबात और ओहदेदारान के मुतल्लिक मालूमात एक गैर मुल्क को फराहम करता रहा है, जिसका उसने एतराफ़ भी कर लिया था। याद रहे कि ये एतराफ़ी बयान मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया, जिसकी कॉपी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली है। याद रखने की बात यह है कि उज़ैर बलोच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से करीबी ताल्लुकात रखने के हवाले से मारूफ रहे। सवाल यह है कि उज़ैर बलोच के इकबाल जुर्म और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात की बुनियाद पर मुमकिना इंकशाफात पीपल्स पार्टी के अरकान के लिए क्या कोई मुश्किल खड़ी कर सकते हैं? आखिर में अहम बात यह कि उज़ैर बलोच का यूं पाकिस्तान फौज की तहवील में जाना और फिर आने वाले दिनों में मुमकिना ट्रायल क्या पाकिस्तान की सियासत पर कोई असर डालेगा या नहीं? रिपोर्ट के अंदर कुछ बैकग्राउंड तो समझ आ गया। सिटी साहब, अगर यही बात ध्यान में रखी जाए कि उज़ैर बलोच तो काफ़ी अरसे से तहवील में है, पहले बाहर अप्रीहेंड कर लिया गया, इंटरपोल ने किया, फिर ये क्लैरिटी नहीं हुई कि वो पाकिस्तान कब आए, लेकिन जो ऑफिशियली बताया गया कि वो पाकिस्तान आ चुके थे खुद ही और फिर कराची में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, तो तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया उसमें कराची के आउटस्कर्ट से उन्हें।
एक ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किया गया, लेकिन उस ऑपरेशन में आप देखें कि उज़ैर बलोच साहब बिल्कुल हर चीज़ कोई भागते दौड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे थे, बड़े नॉर्मल हालात में नज़र आ रहे थे, कपड़े बड़े इस्त्री हुए पहने हुए थे, एवरीथिंग वाज बड़ी स्पिक एंड स्पैन नज़र आ रहे थे। बहरहाल क्या ज़रूरत पेश आ गई और एकदम क्या हो गया? ये रेवलेशंस तो शायद पहले हो चुकी होंगी, 90 दिन की डिटेंशन थी रेंजर्स की, और उसमें तो बहुत कुछ सामने निकल आया होगा। नहीं, बहुत कुछ तो सामने निकला है। सवाल ये है कि इदारों के पास प्रोसिक्यूशन नहीं है, एविडेंस कोई नहीं है। इदारे कन्फेशन लेने में बहुत तेज़ होते हैं, 2 लितर मारते हैं तो सारी कन्फेशन निकल आती है। जो कन्फेशन दे रहे होते हैं उन्हें भी इस बात का एहसास होता है कि इसकी अदालत में कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि आप अदालत में जाके कहते हैं मुझे तशद्दुद मेरे पे हुआ और तशद्दुद के बायस इसको आपने मेरे से कन्फेशन ले ली। कन्फेशन, एक बंदा कहता है जी कि मैंने फ़लाने को उठाया, फ़लाने को मारा, कन्फेशन में तो आ गया, हो सकता है हकीकत भी हो, ठीक है, उसने तशद्दुद, उससे बचने के लिए उसने बता दी बात, मगर आप प्रूव कैसे करेंगे कि ऐसे हुआ? उसके लिए तो पूरी एक तफ्तीश जो है ऑन द ग्राउंड करनी पड़ेगी ना, विटनेसेस लाने पड़ेंगे ना, और सब बॉडी लानी पड़ेगी, विटनेसेस लाने पड़ेंगे, पूरी हकीकत बतानी पड़ेगी, वेपन दिखाना पड़ेगा, सारा कुछ देखना पड़ेगा। जेआईटीज तो बनती है, तो जेआईटीज तो इंटेरोगेशन करती है, इन्वेस्टिगेट नहीं करती। जेआईटीज तो सिर्फ 4 लोग बैठ जाते हैं और पूछ लेते हैं, वो आगे तो प्रोसिक्यूशन ने करना है ना। तो यहाँ तो इस मुल्क में प्रोसिक्यूशन है ही नहीं, इसीलिए अब क्या हो रहा है, अब आप देख रहे हैं कि नैब प्रोसिक्यूशन से भागती है, बिकॉज उनके पास एविडेंस नहीं होती, और या एविडेंस कलेक्ट करने में दुश्वारियाँ आ रही होती हैं, और स्पेशली वाइट कॉलर क्राइम की दुश्वारियाँ आ रही होती हैं, कोई आसान काम नहीं है, तो फिर वो प्ली बार्गेन कर लेते हैं। इसी तरीके के साथ अब क्या हो रहा है कि पुलिस अगर किसी को गिरफ्तार करती है तो टेररिस्ट कोर्ट में भी ले जाती है, तो 3 महीने या 6 महीने के बाद जब आप प्रोसिक्यूशन की स्टेट जाती है तो उस वक्त आप प्रोसिक्यूट कर नहीं सकते, बेलें हो जाती लोगों की, अदालतें 2-2 साल 5-5 साल चक्कर लगते रहते, कुछ नहीं होता। इसलिए मैं समझता हूँ कि कुछ रियासत के इदारे हैं जिन्होंने ये सोचा कि और कोई रास्ता नहीं है, लोगों को उठा लिया जाए, धमकियाँ दी जाएँ, कन्फेशंस लेके रख लिया जाए, फिर उनको अगर छोड़ना भी है तो बेले होने दें, कम से कम हम अपना आराम से वक्त लगाएंगे, अपनी तफ्तीश करते रहेंगे, धमकी देते रहेंगे, थ्रेट करते रहेंगे, और इस तरीके से अब कानूनी कार्रवाई हो रही है, जिससे कि गैर कानूनी है मगर उसको कानूनी कार्रवाई बनाया जा रहा है। बट एक वजह अब मतलब तुम सोचो कितने लोग डिसअपेयर हो रहे हैं यार। पहले हम सोचते थे कि इंसर्जेंसी इलाकों में जहाँ इंसर्जेंसी हो रही है या टेररिज्म हो रही है वहाँ लोग गायब हो रहे हैं, अब तो हर बंदा जो उसको चाहे उठा के ले जाते हैं और 10 दिन 15 दिन 20 दिन रखते हैं, लित्र शित्र मारते हैं, सबक सिखा के छोड़ देते हैं, फिर ये एक तलवार उनके ऊपर सर पे लटकती रहती है, और इस तरीके से अब इंसाफ मिलना शुरू हो अच्छा, मैं वो मिसिंग पर्सन वाला या जिन लोगों को उठाया गया है उस पर मैं आता हूँ, लेकिन मैं अगर उज़ैर बलोच के हवाले से बात करूँ कि इन्फॉर्मेशन सब कुछ था, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन क्योंकि डायरेक्टली हुकूमत, सूबाई हुकूमत के नीचे होती है, तो वहाँ कोई इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन तो हो नहीं सकती ना। डॉक्टर आसिफ के केस में भी नहीं हो सकती। अगर इन्वॉल्वमेंट है लोकल लोगों की जिनका ताल्लुक लोकल गवर्नमेंट के साथ है या उस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ, तो कैसे आप तवक्को करते हैं कि वहाँ की पुलिस जो रिस्पॉन्स जो ऑर्डर फॉलो करने पड़ते हैं वो प्रोसिक्यूट करेगी? इसीलिए हर जगह दुनिया में पुलिस और प्रोसिक्यूशन को अलग रखा जाता है। एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां अलग होती हैं और प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन अलग होती है। पुलिस सिर्फ गिरफ्तारी के लिए होती है एंड दैट्स इट। यहाँ डिपार्टमेंट ज़रूर है प्रोसिक्यूशन का, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो हुकूमत के अंडर हो जाता है, और नहीं, वो पुलिस का इस पार्ट ऑफ द पुलिस, वही एसएचओ ही होते हैं जो आगे वहाँ बैठे हुए होते हैं, उसी किस्म के लेवल के लोग बैठे हुए होते हैं। यहाँ तो यू नीड लॉयर्स, यू नीड डिटेक्टिव्स, यू नीड एक्सपर्ट्स। अच्छा, तो ऐसी सिचुएशन है नहीं। तो इंसाफ प्रोसिक्यूट करने के लिए क्राइम बहुत हो रही है, पता है क्राइम हो रही है, कन्फेशन जो है वो 90% सही होता है, कुछ 10% वो बताते नहीं है मगर 90% बता देते हैं, जब लित्र पढ़ते हैं तो बता देते हैं, और उन्हें पता होता है कि इसकी हैसियत कोई नहीं, चलो जान तो छुड़ाइए ना अपनी। और वो जो दूसरे लोग जो नोट्स ले रहे होते हैं कहते चलो जी सारी गल दस दी और की सी, हूँ जॉब हमारा जॉब तो खत्म हो गया ना इंटेरोगेटर का, उसने सारी बात निकाल ली, उसने निकाल के आगे रिपोर्ट दे दी, अब वो आगे क्या करना है, आपने फिर जुडिशियल रिमांड में देना है, फिर उसको प्रोसिक्यूट करना है, प्रोसिक्यूशन है नहीं तो वो बिलों में छुट जाते हैं, वो केस नहीं चलते। बट ये उज़ैर बलोच का भी यही हाल है, बिल्कुल यही है। इसको गिरफ्तार किया 1 साल, फिर पहले गिरफ्तार किया, फिर 1 साल ये गायब रहे। 2015 में इनकी गिरफ्तारी हुई, फिर पूरा 1 साल गायब रहे। एक दिन ये बताया गया जिसकी तस्वीर आपने अभी दिखाई है कि जी फलाने इलाके में से वो आ रहे थे तो उनको पकड़ लिया, आया हाय हाय वाह वाह। अच्छा, और फिर ये नई कहानी बन गई। उसके बाद जनाब
उनको फिर प्रोसिक्यूशन 9 दिन की डिटेंशन में फिर जनाब उनके जो पहले वीडियोस लिए हुए थे डिटेंशन के अंदर, उनकी कन्फेशंस थी, वो मीडिया को दे दिए, एक पूरा मीडिया केस बन गया उनके खिलाफ और उसमें बहुत से इन्वॉल्व कर लिया गया, लोगों के नाम आने शुरू हो गए, लोग भागना शुरू कर दिए इधर उधर उसके बाद उससे पहले भी लोग उसके बाद फिर उसकी बेलें शुरू हो गई, उन्होंने कहा उनकी करिए, तो फिर फाइनली चलो जी अब एक ऐसा कानून रह गया है कि इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया जाए कि ये इनकी इन्वॉल्वमेंट थी विद अ फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी, जो कि हो सकता है बिल्कुल हो, कन्फेशन की हो कि भाई अगर ईरान में थे तो ऐਵੇਂ तो नहीं ईरान पहुंच गए, कुछ दे के गए होंगे ना, लेन देन हुआ होगा, मगर ईरान के साथ तो आपके उसके सब के तल्लुकात नहीं है ना जो इंडियन इंटेलिजेंस के साथ, ये इंडियन इश्यूज जो है। तो चलो अब वो इल्ज़ाम लगा के आप फील्ड कोर्ट मार्शल में ले गए आप उनको, वहाँ आप सजा दे देंगे और नो क्वेश्चंस आस्क्ड। तो ये जो पहले ये है कि जी डिसअपेयर होना, फिर डिसअपेयरेंस के बाद समरी मिलिट्री कोर्ट्स में चले जाना या टेररिस्ट कोर्ट्स में चले जाना, फिर वहां से वो भी नहीं काम पूरा होता तो कोर्ट में गए, डिटेंशन में गए, फील्ड समरी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में ले जाना, मतलब है यार। लेकिन वो उसके बारे में कहा जाता है ना कि उसका अपना स्टेटमेंट है बिफोर मैजिस्ट्रेट कि ये यार इररिलेवेंट है, मैजिस्ट्रेट के सामने हो या ना हो उसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं। 164 का बयान है सर, डजंट मैटर, मैं जो आपको बता रहा हूँ उसकी कोई हैसियत नहीं है मैजिस्ट्रेट के आगे, हर बयान मैजिस्ट्रेट के आगे होता है। वो आप जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, आपको पकड़ के ले जाते हैं, 2 दिन पहले लगाते हैं और मैजिस्ट्रेट को ले जा रहे हैं, ये दो दिन लगाने वाली बात हमारी है, 2-3 लित्र शित्र लगा के लम्हा पा के कपड़े ला के 2-3 लित्र मारे, उन्होंने कहा तैयार हो गए जी, तैयार हो गए, अच्छा आप जाके शेव करो, जरा सेट हो जाओ, आराम से जाओ और जो हमें बताया वहाँ जाके बता देना। वो जनाब ड्यूली जाते हैं, मैजिस्ट्रेट आपकी शक्ल तक नहीं देखता, वो इतना शर्मिंदा होता है, वो नीचे करके बैठा होता है, वो लिखी जा रहा है जो आप क्या ही जा रहे हैं, और उसके बाद जैसे जी बयान मोहर लगाओ जी सर ठीक है जी चले जाओ, ये होता है, छोड़ो ना यार ये। बट द फैक्ट रिमेन्स, आपने जो कहा है कि ये बात है कि अगर इन्होंने इस किस्म की कोई हरकतें की हैं, कन्फेस किया है, तो 90% से ज़्यादा चांसेस ये करते रहे होंगे। नहीं बिल्कुल, मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ, प्रॉब्लम ये नहीं है कि जो उनसे बयान लिया गया है वो गलत है, ये नहीं प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि प्रोसिक्यूशन नहीं है इस मुल्क में, क्योंकि वो ड्यू प्रोसेस इतना ज़बरदस्त बना हुआ है कि उसमें आपकी एजेंसियां जो है प्रोसिक्यूट नहीं कर सकती, तो फिर मजबूरी के तहत ये करना पड़ता है, कभी उनको एंटी टेररिस्ट कोर्ट जाना पड़ता है जहां 3 महीने में ख़त्म करें जी बस, रैप इट अप, मगर जब हाई कोर्ट में जाते हैं तो रैप इट अप फारग हो जाता है, खुल जाता है सारा कुछ, बाहर आ जाते हैं आप। फिर आपने सोचा चले जी मिलिट्री कोर्ट्स पे कर लेते हैं जल्दी, अब आप वहाँ ले जाते हैं, फिर वहाँ से फिर अपीलें शुरू हो गई हैं, अब फिर वहाँ प्रॉब्लम आ रहे हैं, वो आसिफ जरदारी कहता नहीं यहाँ भी अपील होगी, यहाँ भी ये होगा, यहाँ भी ये होगा, 24 घंटे के अंदर, और जाने से पहले कमेटी में है वो अप्रूव करेगी, वहाँ भी इफ्सन बट्स हो गए, तो अच्छा उनकी रह गए साढ़े को, और आर्मी एक्ट रह गया, आर्मी एक्ट में ये भी एक पॉसिबिलिटी है, चलो जी इल्ज़ाम लगाओ कि जासूसी और उठा के ले जाओ, चलो अब वहाँ जाके सज़ा दे देंगे, तो सज़ा जायज़ है, मगर ये जो तरीका इख्तियार किया गया है ये तरीके नहीं होते एक सिविलाइज्ड डेमोक्रेटिक कंट्री के, इसमें बहुत सी ज़्यादतियाँ भी हो सकती हैं, दिस इज़ नॉट द वे यू डू थिंग्स, और ये आपकी जो मजबूरी है ना, ये मजबूरी को ज़्यादा एक्सटेंड मत कीजिए। मतलब आप ये कहते हैं अगर पहले दिन से ही उनको फौज की तहवील में दे दिया जाता ऑन दीज एलिगेशंस, तो ये सवाल आज ना उठ रहे होते। नहीं, क्या मतलब? मतलब अगर पहले दिन जब उनको पकड़ा गया था, जब उनका स्टेटमेंट आ गया था जिसमें उन्होंने सब माना, जो अब डीओ को मिली है कॉपी मैजिस्ट्रेट की सामने जो बयान दिया गया, अरे भाई मुनीब नहीं, ऐसे नहीं है, ये सबको पता था, कोशिश यही होती है कि नॉर्मल प्रोसेस के जरिए इनको फारग कर दिया जाए, मगर जब नॉर्मल प्रोसेस फेल हो जाता है तो फिर ये सोचा जाता है अच्छा जी चलो फिर एक आखिरी रास्ता रह गया, चलो फिर उससे चलिए, ये शौक के साथ नहीं किया जाता, मजबूरी के तहत ये किया जाता है। मगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मजबूरी के तहत भी ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये रूल्स बन जाते हैं, ये प्रैक्टिस बन जाती है, फिर ये इंस्टेड ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कि सबसे आखिर में जब बाकी कोई और रास्ता नहीं रहा तो आपने फील्ड कोर्ट मार्शल कर दिया इस तरीके से। ये अब हो ये रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता आपके जो इदारे हैं वो कहेंगे यार पहला इससे तो ये थे ले जाओ, खत्म करो। That's what I'm saying. That's what I'm saying कि फिर अगर पहले दिन ही हो जाता जो आज फिर ये सवाल पहले दिन ही होना चाहिए था ना। मैं ये आपसे कह रहा हूँ, आप कुछ और कह रहे हैं, मैं कुछ और आप कह रहे हैं पहले दिन ही कहाँ चला जाते। मतलब अगर जासूसी में आज रगड़ा है ना, जासूसी में कह रहे हैं कि ये ऑफिशियल सीक्रेट है, मजबूरी के तहत किया, मैं आपसे कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं मजबूरी के तहत। हाँ, आप कह रहे हैं पहले दिन ही तरह से फर्क नहीं यार, खौफ कर तुसी फोटो आ रही सारे एक ही हो अल्लाह दी कसम।
नहीं यार, करो, दिस इज द एक्शन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। और आप एक वकील के हैसियत से, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट के हैसियत से, वो पत्ते कितने लगे रे, मैं देखा था सही तरह कोर्ट के तले लगे, कोर्ट के अंदर कोर्ट के अंदर है, कोर्ट के अंदर। अरे सेठी साहब बात देखिए, यहाँ इंप्रेशन जो क्रिएट हो रहा है वो ये हो रहा है कि क्योंकि अब इनको बाकायदा फौज की तहरीर जनरल कोर्ट मार्शल होगा और लाइकलीहुड क्या है कि पता लग जाएगा कि जी इससे सियासतदान हिट होंगे, खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो क़यादत है, आला सियासतदान है, वो हिट होंगे। ये अब आखिरी स्टेज है, जबकि 2 साल से लेके बैठे हुए हैं, 15 से लेके बैठे हुए हैं, ना इधर हो सके ना उधर हो सके। अब उन्होंने चलो जी फिर ऐसे कर देते हैं। ये जो सारा कुछ हो रहा है ना, मैं ये कह रहा हूँ, ये सारी एक ही सीन है, ये एक ही कहानी है, एक ही स्टोरी है। स्टोरी से ये मुराद नहीं है कि झूठी है, एक नैरेटिव है। वो नैरेटिव क्या है कि नॉर्मल ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फेल हो चुका है इस मुल्क में। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो हो रहा है ना, ये क्या कहता है, इसका बयान क्या है? आप इसको ये कह सकते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फेल हो रहा है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फेल हो चुका है और कोई रास्ता नहीं रहा। अब मिलिट्री कोर्ट्स की ज़रूरत पड़ गई है, अब फील्ड कोर्ट मार्शल्स की ज़रूरत पड़ गई है और रास्ते सारे बंद होते जा रहे हैं। क्रिमिनल्स आर गोइंग स्कॉट फ्री। मैं ये कह रहा हूँ कि ये रास्ता जो है ना, ये बहुत ख़तरनाक है। ये एक दफ़ा शुरू हो जाए तो फिर ये रुकता नहीं है, फिर उसमें बहुत से इसके इम्प्लीकेशंस हो जाते हैं। बेहतर ये है कि जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं, विच इज़ सिविलियंस, ये मैं समझता हूँ सिविलियंस की नाअहली है। ये नहीं है कि ये आपके मिलिट्री के इदारे जो हैं दे जंपिंग द गन, वो मजबूर हैं। आपने उनको ऐसी जगह पे धकेल दिया है आपकी नाअहली की वजह से और आपकी करप्शन की वजह से और आपकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से, और इसमें लॉयर्स, पॉलिटिशियंस, जजेस सारे इन्वॉल्व हैं। ये 3 हाथ से ताली बज रही है, जिसकी वजह से ये नाकाम हो चुका है आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। और फिर ये आप डेस्परेट मेजर्स जो हैं रियासत के दायरे, रियासत को बचाने के लिए, इस किस्म के सिवियर गैंगस्टर्स एंड क्रिमिनल्स को हॉल अप करने के लिए दे आर लुकिंग एट इश्यूज लाइक दिस। अदर ऑप्शंस। मैं ये कह रहा हूँ, ये इट इज़ अ कंप्लीट फेलियर ऑफ द सिविल सोसाइटी, इट इज़ अ कंप्लीट फेलियर ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है। उज़ैर जान बलोच के हवाले से बहुत सी हाइप क्रिएट की जा रही है कि क्योंकि अब वो फौज की तहवील में है, क्योंकि उनकी प्रोसीडिंग अब वो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत होगी, तो लिहाजा बड़ा आसान अख्ज़ जो किया जा रहा है, नतीजा वो यही है कि इससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत हिट हो सकती है। ये परसेप्शन कितना दुरुस्त है, इसमें कुछ सच्चाई है भी इस वक्त या नहीं, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। उज़ैर बलोच के हवाले से बात हो रही है। सेठी साहब, यहाँ तो सवाल किए जा रहे हैं, प्रोग्राम्स हो रहे हैं कि जी अब इसके बाद बहुत बुरी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है उस पर दबाव आएगा, सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या इस वक्त एज वी स्पीक कोई दबाव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर है उज़ैर बलोच के हवाले से, आपको लगता है? यार उज़ैर बलोच तो अपनी जगह वो तो है, बिकॉज उसके अंदर पीपल्स पार्टी के लोग इन्वॉल्व हैं, उनके साथ तल्लुकात थे, मिर्ज़ा के थे या किसी और के थे या किसी, इसमें जो बयान है उसके अंदर एक अननेम्ड मिनिस्टर है, अननेम्ड रिलेटिव है, जरदारी साहब का अननेम्ड, ये अननेम्ड, मतलब है वो नाम यहाँ नहीं दिए गए ना, मगर वो तो कहीं और लिए गए होंगे। JIT वाला को तो पता है कौन से नाम है और वो यकीन भी करते हैं कि ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो उनके ज़हन में तो गिल्टी हैं ये सारे, मगर हाथ कैसे इन पर डाला जाए? हाथ डालते हैं तो मुनीर फारूक कहता है कि यार ये करप्शन और क्राइम को क्यों हाथ आप लिंक कर रहे हैं, इसको मत लिंक कीजिए, इसके साथ सिविल मिलिट्री तल्लुकात ख़राब होते हैं। अच्छा, मुनीर फारूक कहता है, मैं तो सुनता हूँ सिर्फ। सही। अच्छा, तो अब आप जैसे लोगों की जुबान कैसे बंद की जाए? बिल्कुल नहीं बंद हो सकती ना, आप तो लगे रहेंगे अपनी जमहूरियत की रट के ऊपर। अच्छा, अब बात यह है कि फिर एक्शन भी तो लेना है। यू कांट अलाउ सच पीपल टू रोम क्रिमिनल फ्री। ये कुछ छोटे मोटे क्रिमिनल्स नहीं है, बहुत बड़े जैसे शय हैं, और इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस बड़ी हैं, लेयर्स अपॉन लेयर्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड क्राइम एंड कनेक्शंस एंड डिसएग्रीमेंट्स एंड किकबैक्स एंड कमीशंस एंड क्या क्या नहीं है इस कहानी के अंदर। ये नावल लिखा जा सकता है इसके ऊपर। ये मेरे वाले करें ना सारी इंटेरोगेशन, ऐसा नावल लिख के दूं कि याद करें। अच्छा, तो यू वोंट बिलीव इट, ये क्या क्या चीज़ें हुई हैं वहाँ। अब तो पीपल्स पार्टी पे तो बड़ा प्रेशर है।
साथ वो 2-3 लोग इधर उधर और भी गायब होते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। भी सुना है कि 3 और चले गए इधर उधर, उनका भी पता नहीं है। आप देख नहीं रहे बेचारे चांडियो साहब और रो रहे हैं वहाँ अपनी पार्लियामेंट के अंदर वो खड़े होकर पीपल्स मैं पार्टी अगर आप उधर जा रहे हैं तो फिर मैं खुर्शीद शाह साहब की बातें आपको सुना दूं। तो सुना है ना, बेचारे रो रहे हैं कि जी हमें नहीं पता, हमने तो उठाया नहीं इन लोगों को, पता नहीं कौन उठा के ले गया, खुर्शीद शाह फरिश्ते आए थे उठा के ले गए, हमें बचाएं, अल्लाह रहम करे हमारे पे। ये बेचारे एक सियासी जमात पार्लियामेंट के अंदर ये कह रही है। अब आप सोचिए उनका हशर क्या हुआ। अब देखिए एक बातें कौन कर रहे हैं, नजम सेठी साहब कह रहे हैं, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की। ये जरा आप देखिए खुर्शीद शाह साहब आज क्या कह रहे हैं इस हवाले से। अभी रिसेंटली हमने कहा, जब ये अमेंडमेंट की थी हमने आज से 2 साल पहले दिसंबर में, तो उसमें 24 घंटे की शिक हमने नींद डाली थी। जब ये शिक नहीं पड़ी तो ये वाक़े हुए, लोगों को उठाया गया और लोगों को गुम कर दिया गया और लोगों को 1.5 साल के बाद उठाया। उसमें पीपुल्स पार्टी के लोग भी उठाए गए जिनको बाद में छोड़ा गया, बाद में गायब कर दिया 2-2 साल तक, फिर छोड़ा भी गया क्योंकि उसमें ऐसी शिक नहीं थी। अभी हमने जानबूझ के ये शिक डाली क्योंकि कानून हमें इजाजत नहीं देता कि मुल्क में एक ब्लैक लॉ हो। मुराद अली शाह साहब भी आज कुछ बातें सिंध असेंबली के अंदर कर रहे थे और वो भी यही कह रहे थे कि आइन और कानून के मुताबिक जिस भी इदारे ने उठाया है वो बताए या उन कम से कम पता चल जाए, कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। शेठी साहब, मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं कि जी एजेंसीज ने उठाया है या इदारों ने उठाया है। यार उन्हें पता है ना, जो लोग बाहर आते हैं जब गायब हो जाते हैं उसके बाद जब आ जाते हैं वापस बताते हैं ना कि क्या पूछा, किधर गए थे, कैसे लोग थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सारी बातें तो पता है हुकूमत। अच्छा, ये लोग ये एक प्रोविंशियल हुकूमत है जो ये रो पीट रही है। नहीं, बस मेरा सवाल यह है कि कतई नज़र इस बात के कि वो लोग अगर क्रिमिनल हैं, उनका कोई बुरा रिकॉर्ड है, कुछ भी है, ये चीज़ किस हद तक जस्टिफाई हो सकती है? बिल्कुल नहीं जस्टिफाई नहीं यार। यही तो मैं आपसे पहले दिन से रो रहा हूँ कि ये जो ट्रेंड शुरू हो गया ना लोगों को उठा के ले जाना। हमने सुना था कि टेररिस्ट इलाकों में लोग गायब हो जाते हैं, गुड तालिबान बैड तालिबान के ज़माने में केपी से लोग होते थे, बलूचिस्तान इंसर्जेंसी के ज़माने में सुना था लोग गायब हो जाते हैं। ये तो सिविलियन हुकूमत के लोग गायब होने शुरू हो गए। यही है ना, अलिजेडली वो आसिफ जरदारी साहब के बड़े क्लोज लोग, मतलब कहते हैं पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन वन वे और द अदर, वो गायब हो जाते हैं। तो जाहिर है, अब मुझे याद आ रहा है कि जरदारी साहब ने कुछ गुस्से में आके, फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ बातें ऐसी सख्त की थी। कब? वो तो बड़ी पुरानी थी। अच्छा, उसके बाद अभी हाल ही में उन्होंने नैब चेयरमैन के ऊपर भी कुछ बात कही थी, आप शायद भूल गए। जी, मुझे याद है उन्होंने कहा था कि मैं, वो धमकी की बात थी तो उन्होंने कहा नहीं, मैं धमकी, नैब चेयरमैन की क्या हैसियत है, क्या औकात है, क्या औकात है। हाँ, अब नैब चेयरमैन की क्या हैसियत है, क्या औकात है। नैब चेयरमैन रिटायर्ड फौजी है, सारी नैब रिटायर्ड फौजियों से भरी हुई है। नैब को सेटअप करने वाले एक फौजी थे, नैब के चलाने वाले जर्नैल फौजी थे, ठीक। नैब का सारा इथॉस जो है वो फौजी है, ठीक है। अब यहाँ तक तो मेरे साथ है। नैब तो नहीं उठा सकती ऐसे, बिल्कुल नहीं, उसके पास पावर ही नहीं है, पावर के अलावा मैन पावर नहीं है। हाँ, साथ उनकी स्टेजेस है ना, लोग किसी को अगर मगर लेके तहवील में, मगर और लोग उठा सकते हैं नैब के कहने पे या इशारे पे। अब वो क्या, वो किसी स्टेज पे नैब का केस बनेगा या नहीं बनेगा, वो सेकंड स्टेज है। अगर जरदारी साहब ने फिर इंसिस्ट किया तो फिर चेयरमैन साहब को थोड़ी सी तकलीफ दी तो चेयरमैन साहब विल एक्टिवेट हिज पता कॉन्टैक्ट्स। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जरदारी साहब को ज़रा ख्याल रखना चाहिए, एज अ लीडिंग पॉलिटिशियंस गुस्सा नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये ज़रूर करें ये चलाकियाँ जो करते हैं पार्लियामेंट के अंदर कि मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन, फलानी ये नेगोशिएशन पोजीशन होती है। स्वीट स्माइल, कीप द नाइफ बिहाइंड योर बैक। पार्लियामेंट के अंदर व्हाट द एस्टैब्लिशमेंट वांट्स, वहाँ नेगोशिएट करें एस्टैब्लिशमेंट के साथ। सड़कों के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट के साथ ना नेगोशिएट करें। सिंध हुकूमत, खुर्शीद शाह साहब, उनका जोर है हुकूमत के साथ। वो कहते हैं जी हुकूमत हमारे साथ ये कर रही है। मुझे ये पता लगा है कि शायद आसिफ जरदारी साहब ने भी कहा है कि सब कुछ के ज़िम्मेदार, लोगों के उठाए जाने के ज़िम्मेदार चौधरी निसार साहब हैं, और अगर वो ये उनके हुक्म पे हो रहा है और अगर वो समझते हैं कि उनको कुछ पता नहीं है तो फिर वो ओहदा छोड़ दें। एम छोड़ दें आपके कहने पे ओहदा छोड़ दें। उनका चौधरी साहब को तो मज़ा आ रहा होगा जो
वो जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि आप वो इतने पावरफुल हैं कि सारी नैब सारे पत्ते वाले उनके माता कमाल है। अगर मैं चॉइस साहब होता मैं तो मम्मा कह वाह हुण मज़ा आया। अगर प्राइम मिनिस्टर कहा नहीं पाता तो कम से कम ऑपोजिशन तो कहा पा रही है। सॉरी है इसको काट देना मरवाई ना देना मेरे तो लगा था चॉइस साहब से ना इसको काट देना यार। अच्छा देखिए बात सुने, मतलब हकीकत है वैसे। नहीं, हकीकत अपनी जगह बिल्कुल मौजूद है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तलखी बढ़ रही है हुकूमत के साथ, वो हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं। क्या हुकूमत कुछ मदद एक्सटेंड कर सकती है इस मामले में? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, आसिफ जरदारी साहब को, के लोगों को उठाया गया है तो कहाँ गए हैं वो? कोई मदद एक्सटेंड कर सकती है वफाकी हुकूमत? कोई नहीं कर सकती। ओ देखिए आज आप बहुत हंस रहे हैं। नहीं उसकी वजह ये है कि आप इसके से कोई सवाल पूछ रहे हैं कि मैं अगर हंसूं ना तो मैं भी गायब हो जाऊंगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि जरा इसको लो लेवल पे डिस्कस किया जाए, थोड़ा सा इसमें ह्यूमर लाया जाए, बिकॉज ये इतनी संजीदा सिचुएशन है कि रोना और हंसने के दरमियान बड़ा छोटा कम फासला है। अभी देखिए ये जो कुछ सेठी साहब कह रहे हैं, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये सेठी साहब ही कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा। लिहाजा तुम तो बड़े मासूम हो, ये लीडिंग क्वेश्चंस करवा के और मुझे यू पुट मी इन द सूप। मगर जो रियासत के इदारे हैं वो आपको समझते हैं अच्छी तरह कि आप किस किस्म की शरारत। मेरी और सेठी साहब की आफियत इसी में है कि हम एक ब्रेक ले लेते हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम कोई और मौजू भी आइए, वही ना तामीरी मौजू डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नहायत ही संजीदा और ख़तरनाक मौज़ूआत के बाद अब हम एक तामीरी मौजू की तरफ आते हैं। ये आपकी गलत फहमी है। क्यों? आप सोच रहे हैं कि पीटीआई के ऊपर डिस्कशन जो है वो बड़ी सेफ डिस्कशन है। तामीरी है ना, मतलब वो उन्होंने प्रपोजल दी है, हम वही आप डिस्कस करेंगे ना। जी जी, तो पीटीआई डिस्कस होगा ना ऑफ कोर्स। तो अगर पीटीआई पावर में आ गई तो आप और मैं दोनों डिसअपियर्ड हैं, मैं आपको लिख दूं। अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह रहम करेगा। उधर भी बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे। हाँ, हैं दोस्त, ख्याल रखेंगे जनाब। थोड़ा बिल्कुल कोई ख्याल नहीं रखना, उन्होंने मुंह मोड़ लेना जी, मैं अच्छा? लिख के दे देना। चलिए वो हुंडी मिलते पता डर लगता है उन्होंने, इमरान खान को पता ना लग जाए कि कर आके बैठे फोन पे बातें करते हैं। बस आप छोड़ दें क्या क्या करते हैं, मगर वैसे बता रहा हूँ आपको। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ प्रपोजल्स दी हैं सब कमेटी को, उस टू द इलेक्शन रिफॉर्म्स कमेटी, जो कि आने वाले इलेक्शंस के हवाले से तरमीम कर रही है, प्रपोजल्स दे रही है कि इलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है उसको किस तरह रिफॉर्म किया जाए। साहब, सबसे पहली बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस चीज़ से शुरू किया है मामला, वो ये कि वो शिकें या वो प्रोविजंस उनको ख़त्म कर दिया जाए जिसके तहत अगर किसी ने 1 लाख रुपए से ज़्यादा, 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा अगर फंड दिया है पार्टी को, तो उसका आईडी कार्ड, उसका नाम, उसकी आइडेंटिटी सब पता होनी चाहिए, क्योंकि उनका ये कहना है कि बहुत से जो डोनर्स हैं वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहते। तो पीटीआई समझती है कि इस शिक को तो फौरी तौर पर ख़त्म कर। यार बिफोर वी डिस्कस दैट, मोटी बात तो ये है कि कुछ 200-250 से ज़्यादा ऑब्जेक्शंस थे टू द फाइनल प्रपोजल्स। उसमें से वो कहते हैं 230 रह गए हैं, बाकी हमने कर दिए, और कहते हैं 230 का मसला ही कोई नहीं, हम अगले चंद दिनों में अंदर, 3-4 दिनों के अंदर वो भी फ़र्क कर देंगे। कमाल है यार, है वैसे। सेठी साहब, तकरीबन 2.5-3 साल हो गए इस मामले को। हाँ, 2.5-3 साल में 30 किए हैं और बाकी जो 230 रह गए वो अगले 2 दिन में कर लेंगे, यही क्या कहा जा रहा है। नहीं, चलो अच्छी बात है, अल्लाह करे हो जाए। वो इलेक्शन कमीशन तो रुस के बैठी हुई है ना। नहीं, वो रुसी भी थी, लेकिन अब वो मान गए, मान गए। वो इसलिए क्योंकि उन पे इल्ज़ाम लगाया गया था। जाहिर है इल्ज़ाम ही लगते हैं, और क्या होता है। अच्छा, आगे आइए। हाँ, जो पहला मेरा शिक जिसको मैंने जिक्र किया वो है कि वो यही वो शिक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि जो पार्टी को फंडिंग होती है 1 लाख या उससे ज़्यादा, उसका कोई सवाल जवाब नहीं होने चाहिए। उनके खिलाफ केस चल रहा है ना, या फॉरेन फंडिंग का। अच्छा, बात ये मैंने सारे ये देखे हैं, ये बिल्कुल सोच समझ के उनके ऊपर नुक्ताचीनी हो रही है। जहाँ पीटीआई का खसूसी फ़ायदा है, जहाँ वो अपना फ़ायदा समझते हैं तो वहाँ तब्दील कराना चाह रहे हैं एक कानून को। ये पीटीआई नून लीग की जगह पे होती तो कभी ऐसी बातें ना करती, मगर क्योंकि वो एक ऑपोजिशन में है, और वो भी मेन ऑपोजिशन नहीं है, सेकेंडरी ऑपोजिशन है इन पार्लियामेंट, तो इसलिए वो ये स्पेशल अपने लिए फैसिलिटीज़ क्रिएट करना चाह रही है। दिस इज़ व्हाई इट्स हैपनिंग। ये तो मोटी बात थी। अब आप आइए कि इंडिविजुअली, मैं समझता हूँ नहीं सारी दुनिया में ये एक कानून है कि फंडिंग जो है और पैसा कहाँ से आया और कहाँ नहीं आया, ये ज़रूरी है इसको रखना।
ऑल सोर्सेज ऑफ पार्टी फंडिंग शुड बी मेड क्लियर, नहीं तो कल तो क्रिमिनल्स एंड गैंगस्टर्स विल टेक ओवर पार्टीज एंड देन दे विल बी हैवक टू पे। तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो बिल्कुल सरासर गलत प्रपोजल है पीटीआई की, इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए। अच्छा, ये सबसे पहले उन्होंने एक और बात उन्होंने इनफैक्ट की है कि जो केयर टेकर ये निगरान हुकूमतें हैं उनको बनाने का तरीकाकार बदला जाए। ये अच्छी प्रपोजल है। उन्होंने कहा जी सिर्फ ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर जो आउट गोइंग है वो डिसाइड ना करें। हाँ, ये ठीक है। देखिए, एक ज़माना था कि बेसिकली 2 पार्टी सिस्टम था, तो उसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एंड लीडर ऑफ द गवर्नमेंट ये बात बनती थी कि वो आपस में फैसला कर लेते थे, क्योंकि ऑपोजिशन के ज़्यादातर कंप्लेंट्स होते थे। अब पीछे से एक थर्ड पार्टी आ रही है, वो दोनों मेन स्ट्रीम पार्टीज को अटैक कर रही है। ऑपोजिशन जो आजकल की ऑपोजिशन और आजकल की गवर्नमेंट, वो अपने लिए स्पेस क्रिएट करना चाह रही है। इस सिलसिले में वो ये समझती है कि ये मेन स्ट्रीम पार्टीज अपने आप को मुखमुखा ना कर लें और सिंध में उनको दे दें, उधर उनको दे दें, उधर उनको दे दें। इसलिए वो ये प्रपोजल कर रहे हैं कि उनका भी इसमें कंसल्टेशन का हिस्सा होना चाहिए। तो उनकी जो प्रपोजल ये है कि ये पार्लियामेंट्री कमेटी हो जाए जिसके अंदर 50% लोग सेनेट से आएँ और 50% नेशनल असेंबली से आएँ, और फिर जो हर सियासी जमात है जितना उनकी स्ट्रेंथ है इन द 2 हाउसेस उसके मुताबिक उनकी रिप्रेजेंटेशन हो जाए। इन प्रिंसिपल अच्छी बात, मगर इसके वर्कआउट करना बहुत मुश्किल होगा। अगर ऑपोजिशन और गवर्नमेंट जो है वो एक दूसरे के साथ अग्री नहीं करते, जब ये चीज़ें होती हैं वह पूरा महीना लग जाता है ऑन अग्रीमेंट, और फाइनली क्या होता है कि जो सारे नॉमिनीज हैं अगर अग्रीमेंट ना हो तो वो इलेक्शन कमीशन के पास चले जाते हैं और वो फैसला करता है। यहाँ भी ये है कि पार्लियामेंट्री कमीशन बना दी जिसके अंदर 16 लोग बैठे होंगे, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि 16 के 16 जो है वो कंसेंसस कर लें, 4 चीफ मिनिस्टर्स के ऊपर कंसेंसस हो जाए। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लड़ाई झगड़े होंगे और पूरा महीना ज़ाया हो जाएगा। उसके बाद होना क्या, जानी इलेक्शन कमीशन के पास ही। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन के हवाले से कोई सोफिस्टिकेटेड किस्म का एनालिसिस कर लिया जाए कि इतने टाइम के अंदर अगर नहीं होता इत्तेफाक, तो फिर ये इलेक्शन कमीशन ही फैसला करे और सारे नाम इलेक्शन कमीशन के पास चले जाएंगे। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के हवाले से एक तो ये कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की अपॉइंटमेंट किस तरह होगी, वो कहते हैं जी उस प्रोसीजर को भी तब्दील किया जाए, उसमें भी अमेंडमेंट लाई जाए। इलेक्शन कमीशन को जो बजटरी ऑटोनॉमी है वो भी होनी चाहिए। लेकिन एक बात उनका जो इंप्रेशन दिया जा रहा है वो ये कि वो तो एक नया इलेक्शन कमीशन चाह रहे हैं, वो इस इलेक्शन कमीशन कोई मुतमईन नजर नहीं आते। नहीं, जाहिर है, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन जो है वो अकॉर्डिंग टू दी ओल्ड रूल्स बनी है ना। वो कह रहे हैं कि नए रूल्स बने जिसके तहत इलेक्शन कमीशन भी तहत बने, जिसके अंदर सारी पार्टीज ऑफ एनी सब्सटेंस को कंसल्ट किया जाए, उनकी अप्रूवल हो। और नंबर 2 कि वो फिर जो पार्लियामेंट्री कमेटी है जो कि चीफ मिनिस्टर्स को नॉमिनेट कर दिया, वो भी उसी किस्म की हो, ताकि अगर वो कमीशन जो है वो अगर तय नहीं पाती, इत्तेफाक नहीं होता, तो फिर वो केस जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन भी फिर उसी किस्म की होगी जो कि बिल्कुल ही बाय पार्टिजन होगी, न्यूट्रल होगी, किसी किस्म का उसके ऊपर दाग नहीं होगा, सबकी अप्रूवल होगी। फिर जब वो फैसला करेंगे तो सबको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि दिस इज़ नॉट अ बैड प्रपोजल ऑल्सो। सर, प्रॉब्लम ये है कि साल हो गया, साल डेढ़ हो गया इन चीज़ों को। ये काश के ये पहले ये चीज़ तय हो जाती, तो अभी जो इलेक्शन कमीशन बनी है ये उसी नए रूल्स के तहत मेंबर्स तो अब आए हैं, नए मेंबर्स आए हैं, तो फिर ये जल्दी तय करें और इसके तहत बना ले नहीं इलेक्शन कमीशन। मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मैं समझता हूँ कि जितनी इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल इलेक्शन कमीशन होगी और जितनी एम्पावर्ड होगी, जिसमें सारी मेजर सियासी जमातें जिसका इत्तेफाक होगा, दैट विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर पाकिस्तान। और अगर उस इलेक्शन कमीशन के तहत भी आप ये केयर टेकर्स का जो सिलसिला है फाइनल स्टेज पे उनके हवाले कर दें, अर्लियर स्टेज के अंदर पार्लियामेंट्री कमेटी को दे दें, वो नाकाम हो जाती है तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास चले जाएं, तो दैट्स अ गुड आइडिया तो अच्छा सेठी साहब। लेकिन जो अभी मेंबर्स बने उनकी तो टर्म्स रहती हैं, क्या कंसेंसस होगा कि इस इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल ही फारग करके एक नया इलेक्शन कमीशन कर लें ना? अगर कर सकते हैं तो कर लें, अभी साल पड़ा है इलेक्शन, तो मिलकर कर लें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पता नहीं मानेगी हुकूमत, नहीं तो मानना चाहिए ना, अगर अच्छी प्रपोजल माननी चाहिए ना। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के हवाले से कहा गया है जी कि वो इस्तेमाल होनी चाहिए बिकॉज वो वाहिद जरिया है जिससे बैलेट स्टफिंग वगैरह। इसकी हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये पायलट प्रोजेक्ट जरूर होना चाहिए, इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। इट्स नॉट एज सिंपल एज इंडिया। इसको ट्राई कर लिया जाए 1-2 जगह पे, फिर अगली इलेक्शन के लिए आइए, जो अगली इलेक्शन आ रही है उसके लिए नहीं, मगर उसके बाद की इलेक्शन के लिए प्रेपरेशंस करनी चाहिए। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ऑफ वोटर्स बैलेट पेपर इशू होने से पहले, अब वो बड़ा मुश्किल काम है। जिस हद तक हो सकता है उसकी तैयारी करनी चाहिए, मगर ये इस वक्त इतना टाइम नहीं है। काश के ये धरने शरने ना होते तो पहले साल ही ये सारी चीज़ें निबट ली जाती, अब तक सारे मामले जो हैं वो हो जाते। अब जो टाइम रह गया उसके अंदर ये सारा कुछ करना बड़ा मुमकिन नहीं है। मोटी मोटी बातें जो उस पर इत्तेफाक करके लेट्स मूव ऑन। वोट जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनको वोट का हक, देखिए ओवरसीज़ हमेशा एक्सपैट्रिएट्स को हक होता है। सवाल ये है कि पीटीआई ज़्यादा इसलिए इंसिस्ट कर रही है कि
ये जैसे एक ज़माने में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बड़े प्रो नून लीग थे, अब स्प्लिट हो गया है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में बिटवीन नून लीग एंड पीटीआई। नौजवान तबका जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वो पीटीआई की तरफ वक्त चुपता। हाँ। तो इसलिए ये चाहते हैं कि ये चीज़ उनके लिए उनके हक में हो जाए। अब वक्त ख़त्म हो गया, मेरे पास कुछ प्रपोजल्स और थी, मेरे पास वक्त ख़त्म हो गया है। मुतमईन करना चाहिए पीटीआई को ताकि ये किसी सूरत में ये रोना धोना बात भी ना करें जब ये हार जाए। अगर हार जाए मेरा मतलब यही था, मेरा मतलब प्रोग्राम आपने देखा, उसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।